नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम अपने सारे डाउट्स का फंडा क्लियर है करेंगे। आज हमारा टॉपिक है केशवानंदा भारती केस 1973 का, जो इंडिया का लॉन्गेस्ट केस था और इस केस में लगे थे 68 डेज और इस केस को करने के लिए 100 केसेस को साइडलाइन किया गया था और इसमें 70 कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर किया गया था और इसका जजमेंट 703 पेज लॉन्ग था। ये केस फाइल हुआ था केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के बीच। तो चलिए थोड़ा बैक चलते हैं इस केस के फाइल होने के कारण को जानने के लिए। तो हुआ क्या था कि इंडिपेंडेंस के बाद सारे स्टेट्स अपने सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक करने में लग गए थे और तभी समझ आया कि इक्वालिटी ऑफ वेल्थ भी करना ज़रूरी है, क्योंकि कई लोगों के पास बड़ी बड़ी ज़मीनें थी और कईयों के पास कुछ नहीं था। इसी इनइक्वालिटी को चेंज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ केरला ने भी रिफॉर्म ले, जिसे ज़मींदारी सिस्टम, लैंड ऑनरशिप और टेनेंसी लॉ को ख़त्म कर दिया गया और केरला ने लैंड रिफॉर्म एक्ट 1963 को पास किया। ये रेस्ट्रिक्शंस लगाते थे कि कौन कितना लैंड ऑन कर सकता है और ये बेसिकली सिटीजन्स के प्रॉपर्टी के राइट को रेस्ट्रिक्ट करता था। इसी एक्ट को यूज़ करके केरला गवर्नमेंट कसोरगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लैंड ऑफ एडनीर के मठ को एक्वायर कर लेती है। इस कारण मठ की सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म हो जाती है और उन्हें मठ को संभालने में प्रॉब्लम होने लगती है। तभी इस एडनीर मठ के हेड केशवानंदा भारती इस लैंड एक्विजिशन को चैलेंज करते हैं और इनके केस को रिप्रेजेंट करते हैं नाना भाई फाल्केवाला और इन्होंने मार्च 1970 में एक रेड पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में और ये कहा कि ये मेरे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती है। एक लैंड को ऑन करना और उसे मैनेज करना एक फंडामेंटल राइट होता है। वैसे उस टाइम पे बहुत सारे केसेस चल रहे थे, बैंक नेशनलाइजेशन केस, माधवराव सिंधिया केस एंड गोलकनाथ केस। इन केसेस को देख के ये पता चलता था कि उस टाइम पे टू मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी पावर के लिए स्ट्रगल कर रही थी। ये दो पार्टीज थी पार्लियामेंट एंड सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 368 से ये पावर मिलती है कि वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट को अमेंड कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट इस बात से एग्री नहीं करता था। तभी तो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में उनके सामने जब ये क्वेश्चन आया कि पार्लियामेंट के पास कितनी पावर है कि फंडामेंटल राइट को भी चेंज कर सकता है, तब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दी। इसके बाद पार्लियामेंट अपने पावर को रिगेन करने के लिए 24th, 25th एंड 29th अमेंडमेंट को लागू कर दिया। 24th अमेंडमेंट में पार्लियामेंट को पावर देती है फंडामेंटल राइट्स अमेंड करने के लिए एंड 25th अमेंडमेंट में राइट टू प्रॉपर्टी पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है पार्लियामेंट और 29th अमेंडमेंट एक्ट से लैंड रिफॉर्म को 9th शेड्यूल के अंदर डाल दिया गया। जो लॉ 9th शेड्यूल के अंदर डाल दिया जाता था तो उस लॉ को हम कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू के लिए चैलेंज नहीं कर सकते। तभी केशवानंदा भारती ने लैंड रिफॉर्म के साथ ये 3 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को भी चैलेंज किया और ये क्वेश्चन किया कि क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकता है। अगर अमेंड कर सकता है तो उसकी एक्सटेंट कितनी है। केशवानंदा भारती का कहना था कि आर्टिकल 368 जो पावर देती है पार्लियामेंट को अमेंड करने के लिए, वो पावर एब्सोल्यूट नहीं है, वो पावर लिमिटेड है। उनका पॉइंट ये था कि फंडामेंटल राइट सिटीज़न के फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए दिया गया है, जबकि 24th एंड 25th अमेंडमेंट एक्ट सिटीज़न के फंडामेंटल राइट को कर्टेल करता है। वही स्टेट का ये कहना था कि पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड एंड एब्सोल्यूट पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए। तभी पार्लियामेंट का ये कहना था कि उनके पास एब्सोल्यूट पावर है कि वो किसी भी फंडामेंटल राइट के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। तभी सुप्रीम कोर्ट का ये कंक्लूजन आया कि पार्लियामेंट के पास एब्सोल्यूट पावर तो है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, बट ये पावर बेसिक स्ट्रक्चर और एसेंशियल फीचर को चेंज नहीं कर सकती और इसे ही कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। और इसी के साथ उन्होंने 25th एंड 29th अमेंडमेंट को वैलिड किया और ऐसे कोई लॉ जो 9th शेड्यूल में डाले गए हों और डाले जाएंगे तो अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर को वायलेट करते हैं तो उन लॉ का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है।
और इसी के साथ मेरा टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।